गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग जो हमारे पास टॉपिक था जल विभव की अवधारणा, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जल विभव की अवधारणा के बारे में सबसे पहले आर.के. स्लेटियर व एस.एस. टायलर ने जल विभव की अवधारणा के बारे में सर्वप्रथम बताया था, और इन्होंने कब बताया था? 1960 के अंदर। जल विभव की अवधारणा के बारे में आर.के. स्लेटियर व एस.एस. टायलर ने 1960 में बताया था। अब जो वाटर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? देखिए, उष्मागतिकी के नियम के अनुसार प्रत्येक तंत्र के अंदर या निकाय के अंदर यदि हम बात करें तो उसके जो घटक होते हैं वहाँ मुक्त ऊर्जा उनको मिलती है, जिसके कारण वो कार्य करते हैं। इसी प्रकार से हम देखें, जो मुक्त ऊर्जा होती है, जो जल के अणु थे हमारे पास, अर्ध पारगम्य झिल्ली से क्या करते हैं? आर पार गति करते हैं। सेमी मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली, इससे जल के अणु आर पार क्या करते हैं? गति करते हैं। किससे? अर्ध पारगम्य झिल्ली से जल के अणु इस अर्ध पारगम्य झिल्ली को आर पार क्रॉस करते हैं। अब ये जो क्रॉस करते हैं ये एनर्जी या ऊर्जा के द्वारा कार्य करते हैं। आर.के. स्लेटियर व एस.एस. टायलर ने सबसे पहले 1960 में बताई। उष्मागतिकी के नियम के अनुसार किसी भी तंत्र के अंदर जो घटक होते हैं वहाँ मुक्त ऊर्जा उनको मिलती है, और मुक्त ऊर्जा के द्वारा वो क्या करते हैं? कार्य करते हैं। यदि हम देखें, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली थी उसमें जो जल के अणु हैं इस अर्ध पारगम्य झिल्ली को आर पार कर रहे थे, तो ये क्रिया कब संपन्न हुई? जब उनको एनर्जी या ऊर्जा मिली। अब यदि हमारे पास हम देखें, जो शुद्ध जल होता है उसका जल विभव क्या होता है? शून्य होता है। शुद्ध जल जो होता है इसका जल विभव, शुद्ध जल का जल विभव शून्य होता है। अब इसकी स्वतंत्र ऊर्जा की बात करें, जब जल विभव हमारे को पता है कितना है? शून्य है, तो स्वतंत्र ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वतंत्र ऊर्जा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? शुद्ध जल का। जो शुद्ध जल का वाटर पोटेंशियल है वो क्या होता है? शून्य होता है। बट शुद्ध जल की स्वतंत्र ऊर्जा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। यदि इस शुद्ध जल के अंदर हम कोई विलय पदार्थ मिला दें तो विलय की स्वतंत्र ऊर्जा, शुद्ध जल जो हमारे पास है ये वाला, इसमें हम क्या मिला दें भाई? विलय पदार्थ। अब विलय पदार्थ मिलाएंगे तो जो स्वतंत्र ऊर्जा थी किसकी? शुद्ध जल की। ये शुद्ध जल की स्वतंत्र ऊर्जा क्या हो जाती है? स्वतंत्र ऊर्जा यहाँ की कैसी थी? ज्यादा। यहाँ क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। किसके कारण? विलय पदार्थ के अणु किसमें मिलने पर? विलायक या शुद्ध जल में मिलेंगे तो इसकी स्वतंत्र ऊर्जा कम हो जाती है। बट शुद्ध जल का याद रखना, जल विभव क्या होता है? शून्य, और उसकी जो स्वतंत्र ऊर्जा है वो हमेशा क्या होती है? अधिक होती है। बट इस शुद्ध जल में हम क्या मिला दें? विलय पदार्थ मिला दें तो इस शुद्ध जल की जो स्वतंत्र ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। अब यदि हम देखें जल विभव एक्चुअल में होता क्या है, जल विभव या वाटर पोटेंशियल की हम बात करें, क्या होता है भाई? एक तो हमारे पास शुद्ध जल होता है, और दूसरा हमारे पास विलय, जो विलयन होता है उसकी हम बात करें शुद्ध पानी या शुद्ध जल।
अभी पढ़ा था हमने कि स्वतंत्र ऊर्जा कैसी होगी भाई, अधिक। और इस शुद्ध जल में क्या मिला दे, विलय पदार्थ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जो विलयन बनेगा, एक विलयन की स्वतंत्र ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। शुद्ध जल की स्वतंत्र ऊर्जा अधिक होती है, विलयन की स्वतंत्र ऊर्जा क्या होती है, कम। इन दोनों के मध्य का जो अंतर होता है वो ही क्या कहलाएगा, वाटर पोटेंशियल या जल विभव कहलाता है। क्लियर। शुद्ध जल की स्वतंत्र ऊर्जा अधिक होती है, इसमें विलय पदार्थ के अणु मिलाने पर विलयन की स्वतंत्र ऊर्जा कम हो जाती है, तथा इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो ही क्या कहलाएगा, वाटर पोटेंशियल या जल विभव कहलाता है। जल विभव जो हमारे पास है इसको ग्रीक भाषा, जल विभव को ग्रीक भाषा के साइन, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। क्लियर। तो जो जल विभव है ग्रीक भाषा के साइंस शब्द द्वारा इसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो जो इंडिकेशन के रूप में काम आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, जल विभव के लिए साइंस शब्द काम में लिया जाता है। यदि हम बात करें जल विभव की इकाई क्या होती है, ये याद रखना, जल विभव की इकाई बार या वायुमंडल होती है। क्लियर। तो ये क्या होगा, जल विभव की इकाई क्या होती है, बार या वायुमंडल। अब यदि हम बात करें किसकी, देखो जल विभव फिर देख लें, शुद्ध जल की स्वतंत्र ऊर्जा अधिक होती है और शुद्ध जल में विलय पदार्थ मिलाने पर क्या बन जाएगा, विलयन, उसकी स्वतंत्र ऊर्जा क्या हो जाती है, कम। तो इन दोनों की ऊर्जा के मध्य का जो अंतर आएगा निकल करके वो ही क्या कहलाएगा, जल विभव। इस जल विभव को किससे व्यक्त करते हैं, ग्रीक भाषा के साइंस शब्द द्वारा इसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इस जल विभव की इकाई क्या होती है, बार या वायुमंडल होती है। अब हम बात कर दें ऊर्जा गतिकी के नियम के अनुसार, किसके अनुसार, ऊर्जा गतिकी के नियम के अनुसार। समान गतिकी के अनुसार किसकी बात करें, परासरण विभव। परासरण विभव क्या होता है, देखो अभी तक क्या पढ़ा था हमने भाई, जल विभव। क्या पढ़ा था जल विभव के अंदर भाई, जो स्वतंत्र ऊर्जा है उसकी ऊर्जा, विलाय की ऊर्जा के मध्य हमने पढ़ा था दोनों का अंतर। और यहां देखेंगे किसी विलयन का, परासरणी दाब में किसी विलयन का परासरणी दाब, परासरणी दाब उस विलयन से कम होने का सूचक होता है। किसी विलयन का परासरणी दाब उसके जल विभव के कम होने का, किसी विलयन का परासरणी दाब उसके जल विभव का कम होने का सूचक जो होगा वो ही क्या कहलाएगा, परासरण विभव। देखो भाई इसको समझो, किसी विलयन का परासरणी दाब, ये दाब हम पहले क्लियर क्लास में कर चुके हैं, यहाँ परासरण विभव पढ़ेंगे, परासरण क्रिया हम लोग पढ़ चुके थे। तो किसी विलयन का परासरणी दाब उसके जल विभव, किसकी बात आ गई यहाँ पे, जल विभव की।
तो उसके जल विभव का जो कम होना है, जल विभव का कम होने का जो संकेत या सूचक है, वो ही क्या कहलाता है? परासरण विभव कहलाता है। किसी भी विलयन का परासरणी दाब उसके जल विभव का, उस विलयन का जो जल विभव होगा उसके कम होने का जो सूचक होता है, वो ही क्या कहलाता है? परासरणी दाब कहलाता है। इसको साइन एस से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं? साइन एस से। इसको साइन एस से व्यक्त करते हैं। क्लियर? अब थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था भाई? जल विभव। साइन एस ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, देखो ओपी, पीपी, डब्ल्यूपी और डीपीटी, ये चारों चीजें जो हमने पढ़ी थी, इनका मतलब हमें पता है। ऑस्मोटिक टार्गर, वाल प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट मतलब विस्तरण दाब न्यूनता, ऐसे ही इनको ध्यान रखना है। साइन शब्द किसके लिए लिया है? जल विभव के लिए। इक्वेशन में सही रहे। साइन एस किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? परासरण विभव के लिए, परासरणी विभव। अब यदि हम बात करें परासरणी विभव के बाद में एक दाब विभव और होता है। क्या होता है? दाब विभव। दाब विभव हमने स्फीति दाब, भित्ति दाब और विस्तरण दाब न्यूनता, ये जो दाब पढ़े थे, इनके अकॉर्डिंग अब यहाँ हम क्या देखेंगे? दाब विभव स्फीति दाब द्वारा जल विभव में जो स्फीति दाब है उसके द्वारा जो हमारे पास जल विभव है हुए प्रभाव को, स्फीति दाब द्वारा जल विभव में हुए प्रभाव को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? दैट मीन्स दाब विभव बोला जाता है। हुए प्रभाव को दाब विभव बोला जाता है। और इसको रोटेट किससे करेंगे? साइन पी से। किसको? दाब विभव। स्फीति दाब द्वारा जल विभव में हुए प्रभाव को ही दाब विभव कहा गया है। लिखेंगे किसको? साइन पी। तो हमारे पास फर्स्ट में क्या था? साइन, साइन एस और साइन पी। जल विभव दाब के अकॉर्डिंग यहाँ परासरणी विभव, और ये क्या हो जाएगा? दाब विभव। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हमारे पास, यदि इसी इक्वेशन को देखें इस प्रकार, जल विभव, परासरण विभव और दाब विभव एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित। किस किस की बात कर रहे हैं? जल विभव किससे लिखा है? साइन से। दूसरा क्या है? मान लीजिए हमारे पास परासरण विभव, इसको किससे रोटेट कर रहे हैं? साइन एस से। नेक्स्ट क्या है? दाब विभव, साइन टी। यदि इनका हम आपस में रिलेशन देखें या संबंध देखें तो एक दूसरे से क्या संबंधित होते हैं? जल विभव। ठीक है, जो हमने पढ़ा था विभव के लिए साई का शब्द, या जल विभव में साई। अब वाटर पोटेंशियल पढ़ रहे तो हम क्या लगा सकते हैं? डब्लू। ये ऑस्मोटिक के लिए, ये प्रेशर के लिए। तो साई डब्लू बराबर साई एस प्लस साई पी। इक्वेशन क्या आ जाएगी? साई डब्लू बराबर साई एस प्लस साई पी। ठीक है, ये इक्वेशन निकल गया थी। ये क्या होगा हमारे पास? जल विभव बराबर क्या हो जाएगा? यदि परासरण विभव और दाब विभव का मान किसके बराबर आ रहा है यहाँ पर? जल विभव के बराबर प्रतीत होता है। यदि हम बात करें इनके अंदर एक मैट्रिक्स या आधार, एक छोटा सा टॉपिक आता है। क्या होता है? मैट्रिक्स या आधात्री। कोशिका की वह सतह जो जल का अवशोषण करती है मैट्रिक्स या आधात्री कहलाती है। तो मैट्रिक्स या आधात्री क्या आ जाएगी?
कोशिका की वह सतह जो जल का अवशोषण करती है, मैट्रिक्स या आधात्री कहलाती है। ठीक है भाई, तो मैट्रिक्स या आधात्री क्या हो जाएगी? कोशिका की वह सतह जो जल का क्या करे, अवशोषण, वह मैट्रिक्स या आधात्री कहलाती है। यदि इनका हम देखें, एक चीज लास्ट में यदि देखें तो याद रखना, दाब विभव हमेशा धनात्मक होता है। दाब विभव की बात करें तो क्या होगा? धनात्मक होता है, जिसके कारण जल विभव क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसकी यदि हम देखें, साइन डब्ल्यू बराबर जल विभव क्या था हमारे पास? साइन डब्ल्यू। अब इक्वेशन यदि हम देखनी है, मैंने अभी बताया था दाब विभव धनात्मक होता है तो जल विभव क्या होता है? बढ़ता है। तो साइन एम साइन एस और साइन पी, साइन एम प्लस साइन एस प्लस साइन पी। ये आप साइन एम जो है ये किसका प्रतीक होगा? मैट्रिक्स का। ये तो हम जल विभव के उदाहरण के अंदर ग्रीक शब्द है। एम से मतलब क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स। अब यहाँ एच से ऑस्मोटिक प्रेशर, पी से प्रेशर या दाब विभव। अब साइन डब्ल्यू दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा? डब्ल्यू से वाटर या जल। तो जल विभव बराबर क्या हो गया? साइन डब्ल्यू बराबर हम बोल सकते हैं साइन एम प्लस साइन एस और साइन पी। अब यहाँ देखना है मैट्रिक्स विभव और हमारे पास परासरण दाब और दाब विभव, इनका ये मान यदि हम बात करें जल विभव के अंदर, तो एक कोशिकीय परासरण में जो साइन एम है, एक कोशिकीय परासरण में साइन एम नगण्य होता है। तो यहाँ पर साइन एम का मान क्या हो जाएगा? नगण्य। क्लियर? ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब तो हमारे पास बच गया क्या? साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी। ये जो मान है ये क्या हो रहा है? नगण्य। तो क्या हो जाएगा? साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी। इक्वेशन निकल के आती है मैट्रिक्स से जल विभव के अंदर। और मैट्रिक्स विभव का याद रखना, यदि हम बात करें किसकी? मैट्रिक्स विभव की। मैट्रिक्स विभव जिसको हमने किससे लिखा है? साइन एम से। तो इसका मृदा में तो महत्व होता है, मृदा में महत्व होता है, लेकिन कोशिकीय परासरण में महत्व नहीं होता है। कोशिकीय परासरण में महत्व नहीं होता, इसलिए कोशिकीय परासरण के अंदर साइन एम का मान क्या माना है हमने? नगण्य होता है। बट मृदा में इसका महत्व होता है, इसलिए वाटर पोटेंशियल या जल विभव साइन एस बराबर साइन एम प्लस साइन एस प्लस साइन पी। साइन एम का मान नगण्य होता है, ये मान नगण्य आएगा तो जल विभव बराबर क्या हो जाएगा? साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी। अब इस चैप्टर में हमारे पास जो टॉपिक बचता है अंत में, वह है एक टॉपिक बच रहा है आपका अंतः शोषण। देखो, अंतः शोषण की क्रिया क्या होती है? एब्जॉर्बेशन से संबंधित कोलाइडी, ठोस या सूखे कणों के द्वारा
हम बात करें जल के अणुओं को अवशोषण करने की क्रिया क्या कहलाएगी? अंतः शोषण कहलाती है। कोलाइडी या सूखे ठोस पदार्थों द्वारा जल के अणुओं का या सूखे ठोस पदार्थों द्वारा जल के अणुओं का अवशोषण क्या कहलाता है? अंतः शोषण कहलाता है। क्लियर? तो अंतः शोषण की क्रिया क्या होगी? कोलाइडी या सूखे ठोस पदार्थों द्वारा जल के अणुओं को अवशोषण करना ही अंतः शोषण कहलाता है। अंतः शोषण को अधिशोषण भी कहते हैं। एक प्रकार का क्या होता है? अधिशोषण। अंतः शोषण को अधिशोषण भी कहा जाता है। अधिशोषण भी कहा जाता है। देखो, हमने कई बार देखा है, जैसे बरसात का जब मौसम होता है तो जो खिड़की दीवारें या दरवाजे, खिड़की दरवाजे जो होती हैं वो काठ के जो लगे हुए होते हैं, काठ की लकड़ी जिनमें प्रयुक्त होती है, वो क्या होता है, बरसात के मौसम में अक्सर फूल जाते हैं। कारण क्या होता है? अंतः शोषण की क्रिया के द्वारा जल के कुछ अणुओं का वो एब्जॉर्बेशन या अवशोषण करते हैं, जिससे वो फूल जाते हैं। तो अंतः शोषण एक प्रकार का क्या कहलाता है? अधिशोषण भी कहलाता है। बरसात के मौसम में इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बरसात के मौसम में लकड़ी से बने दरवाजे व जंगले अंतः शोषण क्रिया के द्वारा फूल जाते हैं। इस प्रकार से अंतः शोषण की क्रिया संपन्न होती है। अब अंतः शोषण का यदि हम महत्व देखें तो क्या होता है? अंकुरित बीज का अधिशोषण होता है। अंतः शोषण की क्रिया के द्वारा अंकुरित बीज का अधिशोषण, बीज का जो डेवलपमेंट होता है, एक तरीके से हम बोले अक्सर समय बीजों की जो हमारे पास स्फुटन जो होता है, अंकुरण के समय बीजों के स्फुटन में। नेक्स्ट यदि हम बात करें, कई पादपों में पुनर्जीवन की क्रिया कोलाइडी की उपस्थिति में होती है, कोलाइडी कणों की उपस्थिति में होती है। इस प्रकार से अंतः शोषण की क्रिया को समझा जा सकता है। क्या हो जाएगा अंतः शोषण? कोलाइडी या सूखे ठोस पदार्थों द्वारा जल के अणुओं का अवशोषण। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल बताया था। बरसात के मौसम में जो लकड़ी से बने दरवाजे व खिड़कियां होती हैं वो अवशोषण करती हैं किसका? जल के अणुओं का, जिससे कौन सी क्रिया होती है? अंतः शोषण। और अवशोषण से वो क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। पादप जल संबंध 5th चैप्टर कंप्लीट होता है।